इरादे के सांचे में ढलना ही होगा, अगर पानी मंजिल तो चलना ही होगा। इरादे के सांचे में ढलना ही होगा, अगर पानी मंजिल तो चलना ही होगा। न देगा कोई साथ तेरा जहां में, जिया जो है लानी तो जलना ही होगा। जिया जो है लानी तो जलना ही होगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार आप सभी का। फिर से किरदार जिंदगी में स्वागत करती हूँ और बीते साल को नमन करते हुए, आंगल नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 2026 में हम प्रवेश कर रहे हैं और 2025 का ये आखिरी बुधवार एक बेहतरीन शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात। पुनः किरदार जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और थोड़ी ही देर में एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो शायद आप कहेंगे कि विभा राज वैभवी, जिसे बहुत प्यार से वैभवी भी कहा जाता है। चलते चलते इस साल के आखिर में आपने एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जिन्होंने हमारे घर परिवार में या हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा अनुभव आपने दिया है। एक माता पिता होने के नाते भी आप मुझसे कहेंगे, अगर छात्र छात्राएं हमें देख रहे हैं वो भी यही बात कहेंगे। वैभवी जी, थैंक यू। मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से। मैं खुश हूं, जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ कर लाती हूँ आपके लिए, तो मुझे तो खुश होना लाजमी है ना। जी हाँ, बिल्कुल, हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका और आंगल नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिरी बुधवार में कहते ना कि एक लास्ट बॉल है और लास्ट बॉल पे हमने सिक्सर मारा है। बहुत अच्छे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी और शायद सबके जिनके घर में बच्चे हैं उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आई हूं जो लाइफ कोच हैं, जो करियर कोच हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर मोहित बंसल जी की बात कर रही हूँ। उनके बारे में उनका बहुत विस्तृत परिचय है, लेकिन मैं जो खास बात उनकी है, क्योंकि उनसे बहुत सारी हमें बातें करनी है, तो उनकी खास बातें मैं बताऊं आपको कि पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, 20 राष्ट्रीय पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। साथ ही 30,000 छात्र छात्राओं और अभिभावकों का आपने मार्गदर्शन किया है और कम से कम 300 सेमिनार और वेबिनार आपने अटेंड किए हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आपके अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में छपती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करियर जानो के आप फाउंडर हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आई हूं कि कहीं ना कहीं जरूर हर घर में उनकी जरूरत है। तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनको हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, उनके संघर्षों की बातें, क्योंकि एक दिन में कोई भी फाउंडर नहीं बनता, एक दिन में कोई शिक्षाविद नहीं बनता। वो महीनों सालों की जो मेहनत होती है, लगन होती है, उसकी वजह से ही ये सब हो पाता है। और इतने 30,000 बच्चों का अगर आपने भविष्य बनाया है तो निस्संदेह आपकी जो मेहनत है वो बहुत मुश्किल रही होगी। और आपके बचपन के बारे में भी हम बात करेंगे, आपके परिवार के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम डॉक्टर मोहित बंसल जी से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो ब्यूटीफुली। एंड जिस तरीके से आपने मेरा किरदार और मेरे बारे में परिचय दिया, आई एम सो मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। शायद मुझे भी अपने बारे में इतनी अच्छी बातें सुनने की आदत नहीं है जिस तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया। आई एम लिटरली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम लिटरली थैंकफुल टू यू। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं क्योंकि हम हमेशा एक बेहतरीन किरदार की तलाश में रहते हैं और आज हमारी तलाश पूरी हुई है। वाक़ई एक अच्छे ज़िंदा दिल, जानदार और शानदार किरदार से मुलाकात हो रही है। हमारे साथ हमारे पटल के जो मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सागर शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ।
आपकी हाजिरी हमने ले ली है, बिल्कुल आपने हाजिरी आज समय पे लगाई है और धीरे-धीरे और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि 7 बजे का जो समय होता है, रोशनदीप शुमाली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, हमारी किरदार रह चुकी हैं रोशनदीप जी। और हमेशा हम बेहतरीन किरदार को ढूँढ कर लाते हैं और आप जैसे किरदार तो हर घर में उसकी ज़रूरत है क्योंकि एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर युवाओं युवाओं को ही हम देखते हैं। युवाओं का देश है भारत और यहाँ पर आप जैसे कोच की, आप जैसे मेंटर की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो हमारा जो साल का जो आखिरी बुधवार है, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आपसे मुलाकात हुई है। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और जी डॉक्टर बंसल हम सबसे पहले जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी परिवार के बारे में हमें बताएं क्योंकि जो आप काम करते हैं उसके बारे में दुनिया को पता है लेकिन एज अ जब हम किसी का साक्षात्कार लेते हैं या हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा आपके परिवार के बारे में जाने आपके बचपन के बारे में भी जाने। तो अभी परिवार से शुरू जी करते हैं। जी, मैं बताता हूँ। मैं एक बड़े नॉर्मल परिवार से, नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जिससे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी उस फैमिली से, उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बैकग्राउंड, एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और 1986 का मेरा बर्थ है। लगभग 40 साल के आसपास मेरी एज है। अभी मार्च 2026 में आई विल बी 40। तो बड़े साधारण परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और जिस तरीके से एक साधारण परिवार के बच्चे की जैसे एजुकेशन चलती है, उसी तरह से मेरी एजुकेशन भी चली। और मेरे जो मदर हैं, शी इज अ हाउसवाइफ एंड माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तो जॉब का हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा कोई मैं कहूंगा कि परिचय नहीं था जॉब्स का। एक बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में, मेरी एजुकेशन में चैलेंज रहा, जिसकी मैं एक खास कमी फील करता हूँ अपने करियर में, कि एक जॉब फैमिली से क्या होता है कि स्टूडेंट को उसके फादर मदर से जनरली इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट एक बिजनेस फैमिली होने के नाते वो जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो शायद कहीं मुझे मिलने में मैं नाकाम रहा। क्योंकि जिस तरह की इनसाइट्स, जिस तरह की इंफॉर्मेशन एक पेरेंट्स को होनी चाहिए, और लाखों पेरेंट्स को होनी चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली में, स्पेशली दोज बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, वो मेरे परिवार में भी मिसिंग थी। और जिस तरह से एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट का लालन पालन और उसका पोषण होता है, उसका करियर आगे बढ़ता है, मेरा करियर भी इसी तरह से आगे बढ़ता है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज नॉट अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। मैं बड़ा एक साधारण सा नॉर्मल स्टूडेंट था, एक एवरेज स्टूडेंट था। बड़े नॉर्मल मार्क्स आते थे। बट येस, आई वॉज नॉट गुड एट थ्योरी, बट आई वॉज गुड एट प्रैक्टिकल। मुझे प्रैक्टिकली चीजों को समझने का, देखने का, जानने का ज्यादा शौक होता था, उत्सुकता होती थी, एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स थियोरेटिकली। मुझे थ्योरी कम समझ में आती थी। तो ये जो मेरे अंदर एक एसेंस था, एक एलिमेंट था, एक छोटी सी खुशबू थी कि मैं चीजों को प्रैक्टिकली ज्यादा समझता हूँ। दैट एसेंस मेड मी टुडे दैट आई एम सिटिंग विद यू ऑन योर शो। उसी चीज ने, उसी एसेंस ने, उसी एलिमेंट ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे अंदर थ्योरी जानने की उत्सुकता हो ना हो, प्रैक्टिकली वो चीज कैसे हो सकती है, उसको जानने की उत्सुकता हमेशा थी, और उसी चीज को सीखा। फिर मेरी स्कूलिंग लाइफ खत्म हुई एक नॉर्मल ठीक ठाक से स्कूल से। और फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किया, हायर एजुकेशन में एंटर किया। एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू माय हायर एजुकेशन और इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ, आई डोंट कॉल इट कॉलेज लाइफ, आई कॉल इट प्रोफेशनल लाइफ। मैंने जैसे ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किया, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने आपको बताया मैं हमेशा स्किल्स पर ज्यादा भरोसा करता था। मुझे एक चांस मिला कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी डर, अपनी हिचक, अपनी झिझक को इम्प्रूव कर पाऊं। उस प्लेटफॉर्म को मैंने खुशी से अपनाया, और वही उसी प्लेटफॉर्म ने मुझे आज इस तरह से बनाया है कि मैं आप सबके बीच में सम्मिलित हूँ। एक ठीक ठाक मैं करियर काउंसलिंग में काम कर पा रहा हूँ। 300-400 से ज्यादा मैंने वेबिनार, सेमिनार्स किए हैं। हजारों लोगों को मैंने एक साथ बैठ के गाइड किया है, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित भी किया है।
So that kind of skills I adopted from that platform into my second year of higher education or professional life. तो उस स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने वहां से पकड़ा। और जहां जी, भी बोलने की बात आती थी, जैसे आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा संबोधित करते हैं अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को, तो मैंने भी कोशिश करी कि मैं कहीं अच्छा हो ना हूं, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता, मैं अच्छे एग्जाम नहीं लिख पाता, बट यस आई एम गुड एट स्पीकिंग, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे कहीं बोलने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। तो वो चीज मैंने वहां से ग्रैब की। मैंने 2 3 साल 4 साल उस पर अच्छी प्रैक्टिस की। फिर मैं इनटू आई गॉट इनटू द जॉब। जॉब में भी मुझे जहां जहां बोलने का मौका मिला, फिर मैंने वो जॉब भी की। एंड आई स्टार्टेड माय एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ इन द ईयर ऑफ 2008। मैंने 2008 में अपनी ग्रेजुएशन खत्म की, 2008 में जॉब स्टार्ट की। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इनटू एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर ज्वाइन किया मैंने, एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहां मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। तो जहां जहां बोलने की बात पड़ती थी, लीडरशिप्स की बात पड़ती थी, आगे बढ़ने की बात पड़ती थी, वहां मैं हमेशा आगे रहता था। जहां लोगों को लगता था यार यहाँ तो बोलना पड़ेगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए, जहां लोग पीछे हट जाते थे, मैं कहता था मुझे आगे रखो, आई एम देयर एंड आई विल सर्व यू। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इंक्वायरीज है, उनको अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। और शायद इसी वजह से मेरे प्रभु ने, मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, आप बोलने में अच्छे हो तो आपको इसी फील्ड में उतारा जाए। और उसके बाद आई आई वुड लाइक टू शेयर, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आई ज्वाइंड गेटवे एजुकेशन, गेटवे ग्रुप ऑफ एजुकेशन इन द ईयर ऑफ 2014। 2014 में मैंने एक नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह गेटवे एजुकेशन को ज्वाइन किया। और 2015 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप टीचिंग में तो अच्छा कर ही रहे हैं, अगर आप हमारे एडमिशन टीम को ज्वाइन करें, आप हमारी काउंसलिंग टीम को ज्वाइन करें, सो यू कैन डू बेटर फॉर अस। तो मैं, मेरी हमेशा से आदत थी, मैं किसी भी काम को कभी भी मना नहीं करता था। मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता था कि सर आपने मुझे बोला है, मैम आपने मुझे बोला है, आई विल आपको श्योरली डू आपको दैट। चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता था कि मुझे कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, देन आई एम लकी एनफ, मुझे, मैं, मेरे पर प्रभु का आशीर्वाद है कि मुझे किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हजारों लोगों में से, सैकड़ों लोगों में से मुझे चुना गया है, तो मुझे इसको और जरूर करना चाहिए। जैसा कि शुरू में आपने कहा कि एवरेज स्टूडेंट आप रहे, तो मुझे लगता है जी, कि जितने भी बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है, वो सब एवरेज स्टूडेंट ही थे। शायद और वो शायद एवरेज, हाँ, इस क्योंकि तरह का ही हमने बैकग्राउंड रहा है। जो बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल साइंटिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो बड़े हम्बल और बड़े एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड से जनरली आते हैं। तो फिर बिल्कुल मेरा सही कह बैकग्राउंड भी रहे ऐसा ही रहा। हैं जी, 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 बहुत अच्छी बात आपने बताई। और बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही कमाल करते हैं, कई बार ऐसा हमने देखा है। और कई कई इसको बार कहते हैं ना, ओकेजनली। कई बार ऐसा होता है परिवार में भी, जब आप नॉर्मल रहते हैं, एक साधारण बच्चे की तरह, एवरेज स्टूडेंट जिसको कहते हैं, और वो एकदम से कुछ बड़ा करता है या एकदम से कुछ छलांग लगाता है, तो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज और आपका जो आपकी जो पूरी फैमिली है, जो आपका कुनबा है, वो बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। और उन्हें लगता है कि अरे ये इस बच्चे ने ऐसा क्या मतलब सोचा और कैसे जंप किया। तो ये एक एक आश्चर्यचकित वाली बात है, जिस तरह से आपने लिटरली मैम, बताया। लिटरली जो आपने कहा वो बिल्कुल मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में कहीं भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में, अपने मैटरनल फैमिली में, अपनी पैटर्नल फैमिली में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में स्टैंड नहीं करता था। बाय गॉड ग्रेस माय फैमिली हैज बीन गिफ्टेड बाय गॉड with great engineers, great doctors, great chartered accountants, great lawyers. But I was literally a एवरेज स्टूडेंट। तो सबको लगता था यार ये तो कोई ठीक ठाक काम कर लेगा, ठीक ठाक जॉब कर लेगा, ठीक ठाक कोई बिजनेस कर लेगा, इसका तो ठीक ठाक ही चलेगा, लेकिन ये जो स्टूडेंट, बाकी के जो बच्चे हैं वो अच्छा कर पाएंगे। तो मुझे हमेशा डिग्रेडेड सा फील होता था कि मैं उन जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहा, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ, मेरी तारीफ क्यों नहीं होती, मुझे लाइन में हमेशा आगे क्यों नहीं रखा जाता। मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट मैं आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय प्रोफेशनल लाइफ की जॉब में मुझे एक चांस मिला कि दैट आई नीड टू काउंसल द स्टूडेंट्स एंड आई नीड टू कन्विंस द स्टूडेंट्स फॉर द एडमिशन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन। तो वहां से मुझे एक चांस मिला कि एक स्टूडेंट को उसके करियर के बारे में समझाने के लिए, कि आपने अगर 12th क्लास कॉमर्स से किया है
तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, आपने नॉन मेडिकल से किया है तो आपके पास क्या क्या कोर्सेज ऑप्शन है, आपने मेडिकल से किया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आर्ट्स से हैं, तो आप क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं। तो मुझे उस फील्ड को एक्सप्लोर करने का और स्टूडेंट को और पेरेंट्स को डिलीवर करने का चांस मिला। Then I started to give presentations and seminars, career counseling seminars and webinars in schools and various other institutes. तब मुझे कुछ प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे सुना, they admired me and they said कि सर आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा बता देते हैं, आप अच्छा गाइड कर लेते हैं, तो आपको ये काम बहुत अच्छे से करना चाहिए और हम आपके साथ हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, वी आर देयर फॉर यू। तो मुझे लगा शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा समझा पाता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं। आज की दुनिया में जहां स्टूडेंट किसी और को सुनना पसंद नहीं करते, जहां स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को सुनना पसंद नहीं करते, अपने गार्जियन को सुनना पसंद नहीं करते, वहां वो मुझे अगर 1 घंटा सुन रहे हैं बिना लेफ्ट और बिना राइट देखे, अपने दोस्त को बिना छेड़े, अपने अपने साथी को बिना बात करे, अगर मुझे 1 घंटा एक 12th क्लास का स्टूडेंट, एक 18 साल का बच्चा, एक 17 साल का बच्चा सुन रहा है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं ठीक कर रहा हूँ और इस चीज को प्रिंसिपल लोग, टीचर्स लोग भी एडमायर कर रहे हैं। सो आई फाइंड दैट आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड आई शुड इम्प्रूव इट। सो एट दैट टाइम इन 2015 आई जम्प्ड इनटू द करियर काउंसलिंग और फिर मैंने करियर काउंसलिंग शुरू करी एंड इन द मंथ ऑफ इन द ईयर ऑफ 2021 I started my own company by the name which you have said, Career Janu. तो करियर मुझे जानो। लोगों ने मुझे मैं हाँ, तमाम मुझे मेरे दर्शकों को, एम्प्लॉयज डॉक्टर साहब, मैं तमाम दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारे किरदार ज़िंदगी में हमेशा हमने कोशिश की है कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति आएँ और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि करियर जानो एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। इनके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और जब मैंने इनको कहा सर को कि सर आपके फॉलोअर इतने ज़्यादा हैं और हम तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ज़ीरो से ही हम शुरू होते हैं और ये बात जो है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो सर मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ डॉक्टर तनीजा लगातार बनी हुई हैं और हमारे साथ उषा जी जुड़ गई हैं। उषा जी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलराम जी बहुत खूबसूरत जगह हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और मैं हमेशा कार्यक्रम के दौरान क्योंकि ये हमारे बहुत परमानेंट हमारे व्यूअर हैं, तो मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि थोड़ी-सी सर्दी आप दिल्ली भेज दें और सच में आपने बहुत सारी सर्दी दिल्ली भेज दी है, तो हम बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। और साथ में प्रोफेसर जयनाथ कवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। तो सर ये तो आपने कहा कि एवरेज स्टूडेंट थे, आपने इतना कुछ किया, करियर जानो की शुरुआत हुई और फिर आपने वो किया जो हर घर में जिसकी ज़रूरत होती है कि आप पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, आप बच्चे को भी गाइड करते हैं और इस तरह से क्योंकि भविष्य का निर्माण एक शिक्षक ही करता है, लेकिन अगर वो शिक्षक आगे को मतलब जो समय है, समय के अनुसार, समय को देखकर आपके करियर को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है, तो आज के समय में इससे बड़ी बात कुछ नहीं है क्योंकि स्किल पर ही सब कुछ निर्भर है आज के समय में। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो इतना कॉम्पिटिशन का ज़माना है इस वक़्त जो हर जगह इस तरह से माहौल हो रखा है, तो ऐसे बेहतर करियर के लिए क्या कौशल यानी कि जो स्किल की बात आप कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है? मैम बहुत बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ। कौन-कौन से स्किल होने चाहिए सर? सर ये बात भी हम जानना मैं चाहेंगे कि कौन-कौन से स्किल होने चाहिए? जी। मैं आपको बताता हूँ मैम। सबसे पहले तो हम स्किल का महत्व समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये समझाना, जो मेरी आदत है, मैं हर चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझाना कोशिश करता हूँ। और यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स और शायद उनके स्टूडेंट्स भी, वार्ड्स भी जुड़े होंगे, तो अगर वो एग्जाम्पल के साथ बात समझ में आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैम आपसे डिस्कस करना चाहूंगा।
मैम आप लगभग आपने 10-12 साल की एज में शायद साइकिल चलाना सीख लिया होगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? 10-12 साल, 8-10 साल की एज में हम सब साइकिल जनरली चलाना सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने मैम साइकिल चलाना कहाँ से सीखा था, मुझे प्लीज बताइए। कहाँ से मतलब? किससे सीखा था? खुद किसी ने आपको सिखाया होगा साइकिल चलाना? खुद से। अच्छा, खुद से सीखा था। जनरली किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में ऐसा होता है या कि बड़ा बड़े भाई या मुश्किल बड़ी होते हैं, या बहन, पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, या वो कि थोड़ा-सा हाँ, हमें चलना सिखा दो। तो इस तरह जनरली से फादर, चाचा, हाँ, ताऊ जी, ये लोग हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो जब मैंने खुद आपने साइकिल चलाना, आपने खुद से सीखा, एंड हैट्स ऑफ टू यू दैट विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीवन इनटू योर फैमिली यू स्टार्टेड राइडिंग द और बाइसिकल। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत छिला है डॉक्टर साहब, बहुत गिरी पड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वही बात करना चाहता हूँ मैम, आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, खूब चोटें भी लगवाई होंगी और खूब खूब साइकिल चलाया होगा, तब जाकर आपको परफेक्ट साइकिल चलाना आ गया होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और 6 मंथ। जनरली ऐसा होता है सबके साथ, यस और नो? ऐसे ही होता बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो जनरली, और अगर सपोज करो आपको कोई कह देता कि आपको साइकिल चलाने के लिए साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको एक बुक ला के दे रहा हूं और उस बुक में लिखा, बुक का टाइटल है हाउ टू राइड अ बाइसिकल। आप इस बुक को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपको साइकिल चलाना आ जाएगा। क्या आप सीख पाते? प्रैक्टिकल ज़रूरी है ना। प्रैक्टिकल जरूरी है। आपने खूब प्रैक्टिस की, खूब चोटें भी लगवाई, गिरे भी, साइकिल की चेन भी उतरी होगी, डीमोटिवेट भी होगे, फिर दोबारा से प्रैक्टिस की होगी, फिर और दोबारा खड़े पापा होगे, से फिर मार भी स्पिरिट बहुत किया होगा। पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अगर सपोज करो आपको कोई कह देता कि बुक पढ़कर साइकिल चलाना सीखते हो, तो हम साइकिल चलाना शायद आज तक नहीं सीख पाते। और बिल्कुल जहां तक सही मुझे बात। लगता है कि आपने आपने साइकिल चलाना लगभग 20-22 साल की एज में छोड़ दिया होगा और बहुत साल हो गए होंगे अब साइकिल चलाए हुए भी। और अगर बिल्कुल। आपको अभी भी कोई साइकिल दे दे, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइकिल चला सकते हैं क्योंकि आपने उस पर खूब प्रैक्टिस किया है। एम आई राइट, यस और नो? हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, सही बात बिल्कुल। है। तो तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपका हुनर, आपका कौशल, आपकी कुशलता एक चीज में बन चुकी है क्योंकि आपने उसके अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपोजर लिया है, आपने उसकी प्रैक्टिकलिटी देखी है, उसको प्रैक्टिस किया है। तो इसी तरह से अगर आप अपने किसी भी कोर्स में आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, आपने बुक्स पढ़ी, उसका फॉर्मूला याद किया, उसका डेरिवेशन याद किया, उसका पैराग्राफ याद किया और एक एग्जाम में लाकर लिख दिया, लिटरली आप उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद भूल जाएंगे। वो आपके साथ हमेशा पूरी लाइफ नहीं रहेगा। उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 2 या 3 महीने की है। बट जब आप किसी चीज के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने साइकिल के साथ प्रैक्टिस की, सो दैट प्रैक्टिस मेक्स यू स्किलफुल। आज आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि अगर मुझे 70 साल की एज में भी अगर कोई साइकिल चलाने के लिए दे दे, तो मेरे पास ऐसी स्किल्स है कि मैं हमेशा उसको चला सकती हूँ। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द राइडिंग अ साइकिल, इट इज अबाउट ईच एंड एवरी स्किल्स। हर स्किल पर डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी की है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, जनरली 2 तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी इंसान को अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए। पहली स्किल होती है प्रोडक्शनल स्किल और सेकंड स्किल होती है सॉफ्ट स्किल्स। प्रोडक्शन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। प्रोडक्शन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आप अपना टेक्निकल काम, जिसकी आप पढ़ाई करके आए, सपोज एग्जांपल के लिए आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, तो you should be good in doing software engineering, software development, testing, database management। वो सब आपने हाथ से किया होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, so you are not a computer science engineer, you are just a degree holder। आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की सिर्फ डिग्री है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं है। मैं इसके लिए एक टर्म यूज करता हूं, यू आर जस्ट ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, यू आर नॉट अ इंडस्ट्री रेडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आप इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है, आप सिर्फ एक डिग्री होल्डर है जिस यूनिट की डिग्री है। तो दिस काइंड ऑफ स्किल्स, दीज काइंड ऑफ स्किल्स आर प्रोडक्शनल स्किल। अब उसके बाद बात आती है सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स में आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं कि आप लोगों से काम निकलवाने में कितने तेज हैं,
आप टीम वर्क कितना कर सकते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। आपके साथ आप एक टीम को लीड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपकी बात सुने या ना सुने, दैट इज लीडरशिप स्किल्स। आप अपनी बात को दूसरों को अच्छे से कैसे समझा सकते हैं नहीं समझा सकते, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मीडियम कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, जर्मन, इटालियन, एनी लैंग्वेज, बट यू शुड बी एबल टू मेक योर कंसेप्ट अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स और प्रोडक्शन स्किल्स अगर एक स्टूडेंट में है, देन स्टूडेंट इज रेडी फॉर द इंडस्ट्री टुडे, अदरवाइज टोटली नॉट रेडी। आपके पास दोनों ही चीजों का, दोनों ही स्किल्स का अच्छा ब्लेंड होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्शन स्किल्स में अच्छे हैं तो भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं है, अगर आप सिर्फ अपने सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हैं तो भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं। हमारे स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कोई कोर्स कर लें, एक शानदार कंपनी में हमें शानदार ऑफिस मिलेगा। जनरली इस तरह की टेम्परामेंट होते हैं, इस तरह के सपने होते हैं स्टूडेंट के कि हमें शानदार ऑफिस मिलेगा और लैपटॉप पे बैठ के 10-12 घंटे 8-10 घंटे काम करेंगे और लाखों रुपए की सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाएगी बिना किसी से बात किए। बट दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। इन रियल वर्ल्ड टुडे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नीड मल्टीनेशनल ह्यूमन रिसोर्स, जो अपने टेक्निकल काम में तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, बट दे कैन रिप्रेजेंट देयर सेल्फ, दे कैन रिप्रेजेंट देयर कंपनी, दे कैन रिप्रेजेंट देयर कंसेप्ट टू एनीवन इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। वो अपने कॉम्पिटिटर के सामने भी अच्छे से अपनी बात रख पाए, समझा पाए और अच्छे से कन्विंस कर पाए दूसरों को। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो इस तरह के लोगों के सिलेक्शंस होते हैं, जी और जो हम सुनते हैं कि लाखों का पैकेज मिला, करोड़ों का पैकेज स्टूडेंट्स को मिल गया, वो ऐसे ही स्टूडेंट्स को मिलता है। तो दिस इज द बिल्कुल रियल जी पिक्चर्स ऑफ स्किल्स। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है और एक सही में एक बच्चे ना कंफर्ट ज़ोन में हैं कि बस हम ये कर लें और हमारे इतने पैसे आ जाएँ और हमारी जो है वो एक सेटल्ड लाइफ़ हो, तो ये एक मिथ्या है। आपको अगर पैसा चाहिए या आपको नाम चाहिए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ उषा विद्वारिया जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन स्वागत। आप सभी से गुज़ारिश है इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबके लिए है। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कहा आपने और जिस तरह से हम जैसे कि 10th की जब जैसे अभी बोर्ड आने वाला है, 10th बोर्ड फरवरी में। बोर्ड के बाद लोग जो बच्चे हैं वो जेईई की तैयारियां वगैरह करते हैं, तो जी 10th के बाद हम क्या बेटर ऑप्शन अपने यूथ को दे सकते हैं, अपने अपनी जनरेशन को दे सकते हैं, जिससे वो एक बेहतर भविष्य की ओर जाए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए 10th या 12th की मैम देखो, जी 10th, मैं 10th की बात पहले करता हूँ कि 10th के टाइम पर एक स्टूडेंट की जो एज होती है वो लगभग 15 या 16 साल की होती है, और 15 और 16 साल के 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि दैट व्हाट विल बी द गुड फॉर अस एंड व्हाट विल बी बैड फॉर अस, उसको नहीं पता। तो ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए एक डिसीजन ऐसा लिया जाए, जो डिसीजन सबसे देखो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि 10th के बाद स्टूडेंट को अपने लिए 11th क्लास में कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में जनरली इसके पास जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक लैंग्वेज और एक कंप्यूटर या फिर कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, या बिल्कुल फिर उसके पास आर्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर उसके पास कॉमर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर उसके पास मेडिकल कॉम्बिनेशन। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे गवर्नमेंट का, दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनटू एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल्स, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप बने बनाए सेट से हटकर अपने हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जो कन्वेंशनली सब्जेक्ट सेट चलते आ रहे हैं उनसे अलग, आप चाहें तो केमिस्ट्री के साथ अकाउंटेंसी ले सकते हैं, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स के साथ बायोलॉजी ले सकते हैं, आप चाहें तो हिस्ट्री के साथ फिजिक्स ले सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ flexibility has been provided by our earning government educational department. तो
अब हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग अलग, और ऐसे में ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अब बात ये आती है कि स्टूडेंट को अपने लिए 11th क्लास में कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं। वो 5 या 6 सब्जेक्ट कौन से हों? 90% स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, या उनके पेरेंट्स उनको सेलेक्ट कैसे करके देते हैं कि गुप्ता जी के बच्चे ने वो कोर्स लिया था, या उसके बच्चे ने 11th में ये सब्जेक्ट लिए थे, तो मेरा बच्चा भी यही पढ़ेगा। या फिर बच्चा कहता है कि मेरे फ्रेंड ने वो वाले सब्जेक्ट लिए हैं, तो मैं भी मेरा यही पढ़ूंगा। सवाल भी मेरा सवाल भी यही था आपसे, ये भी था कि माता पिता को भी किस रूप में सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बच्चों के करियर के लिए, ये भी एक प्रश्न मैं है, और ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं, है। जी जी, मैं बिल्कुल आप बिल्कुल बता रहे बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूँ कि आपको 15 या 16 साल के बच्चे के अंदर वो समझ नहीं होती कि उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। और फिर ऐसे में पेरेंट्स को डिसीजन लेना होता है अपने बच्चे के लिए, दैट दिस विल बी बैड और दिस विल बी परफेक्ट फॉर अवर स्टूडेंट, फॉर अवर बोर्ड। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट का चयन, अपने विषय का चयन किसी दूसरे के हिसाब से ना करें। गुप्ता जी के बेटे के हिसाब से ना करें, अपनी फ्रेंड के हिसाब से ना करें, शर्मा जी की बेटी के हिसाब से ना करें, जैन साहब के बेटे के हिसाब से ना करें। अपना चयन किस हिसाब से करें कि आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट क्या है, आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। पहले आप इन 4 पैरामीटर्स को चेक करें। उसके बाद आप देखें कि इन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट सेट आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। उस सब्जेक्ट सेट को आप उठाएं और उसको परस्यू करें 11th और 12th क्लास में। दिस इज द थिंग। मैं एक छोटा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैम, मुझे आदत है एग्जांपल देने की, अपनी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से समझाने की। एम आई परमिटेड? मैं दे सकता हूं अगर आप अलाउ करें तो। सर, ये समय पूरा आपका है, आपको परमिशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं एक छोटा सा सवाल आपसे आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि ऑडियंस मेरे साथ बात नहीं कर रही है, आप ही बात कर रहे हैं। नहीं, सपोज ऑडियंस भी आपसे बात करेंगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं जिनके धीरे धीरे ये थोड़ा ये ट्यूबलाइट की तरह जलते हैं। धीरे धीरे इनके बहुत सारे सवाल अच्छा। हमारे तक आने वाले हैं। जी, जी जी तो जी इनके सवाल जी आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े। जी। तो जो मैम मैं छोटे आपसे बच्चे आपसे बात करता हैं, हूँ। जी, जरूर 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 सपोज सर। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, एक बड़ा फैमिलियर एग्जांपल, एक बड़ा हैपनिंग एग्जांपल, एक बड़ा लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोज आपने अपने बेटी को एक मैरिज फंक्शन में लेकर जाना है, एक फैमिली मैरिज फंक्शन में लेकर जाना है, और बहुत क्लोज फैमिली है। और वहां जाने के लिए, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आपने अपनी बेटी को एक अच्छी सी ड्रेस दिलानी है। और उस ड्रेस के लिए आप किसी अच्छे शोरूम पर उसको लेकर गए कि हाँ ठीक है, यहाँ से अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी, वैरायटी मिलेगी। तो क्या आप सीधे ही अपने बच्चे पर, अपनी बेटी पर डिपिक्ट कर देंगे कि मैंने आपके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर दी है और ये फाइनल हो गई है, बिना उसे ट्राई कराए? क्या ऐसा करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, उसकी साइज का है या नहीं, उसके फिट का है कि यस। नहीं। बिल्कुल। उसके साइज का है या नहीं है, उसकी हाइट के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है, और बॉडी उसके के हिसाब से कंफर्टेबल है कि नहीं है। उसकी बॉडी बिल्कुल। के हिसाब से कंफर्टेबल है या नहीं है, उसके कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। कम से ये कम ये सब देखना। 4 चीज तो आप देखेंगे, और इन 4 चीजों को जांचने के लिए आप कम से कम 10 से 15 ड्रेस ट्राई करेंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही। तो इसी तरह से जब एक पेरेंट, आप जैसा ही एक पेरेंट, एक नॉर्मल पेरेंट, एक ड्रेस के लिए, जिस ड्रेस को कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल पहना जाएगा, उसके बाद नहीं शायद पहनेंगे उसको, उस ड्रेस के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने ज्यादा ट्रायल लेते हैं, इतने ज्यादा शोरूम्स पे जानते हैं, और इतने सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, उसका साइज, उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी कॉम्प्लेक्शन, उसका वेट, उसकी शेप। जब इतनी सारी रिसर्च हम सिर्फ एक ड्रेस के लिए करते हैं जिसको हमने 2 या 3 साल के बाद नहीं पहनना है, जिसके लिए सिर्फ हमने 2 या 3 हजार, 5 हजार रुपए खर्च करने, 10 हजार रुपए खर्च करने हैं, तो इतनी रिसर्च हम उसके लिए क्यों नहीं करते जब हमारा करियर बनने वाला होता है? हम अपने करियर के लिए कब क्यों ये रिसर्च नहीं करते कि क्या वो कोर्स, क्या वो सब्जेक्ट स्ट्रीम
मेरे बच्चे के करियर एस्पिरेशन से मैच करती है नहीं करती, उसके सब्जेक्ट इंटरेस्ट से मैच करती है नहीं करती, उसके एप्टीट्यूड से मैच करती है नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी को मैच करती है नहीं करती, हम ये सब भूल जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने क्या किया, जैन साहब की बेटी ने क्या किया, गुप्ता जी के बेटे ने क्या किया। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के लिए कोर्स और सब्जेक्ट चूज करते हुए इस तरह के पैरामीटर्स ना यूज करें। दिस इज माय आंसर। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है कि सही समय पर इस कार्यक्रम को हमने आज ये किया है हमारे पटल पर, क्योंकि अभी प्री बोर्ड फर्स्ट गया है, नेक्स्ट मंथ प्री बोर्ड सेकंड आने वाला है, उसके बाद फिर बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये हर माता-पिता के लिए ये आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा सुखद भी होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगी आप सब हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें और बने रहें, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। तो डॉक्टर साहब, एक बात और है कि अ, जब आपने करियर जानो के बारे में सोचा कि मुझे इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है, हो सकता है आपने बहुत सारे स्टूडेंट के भविष्य के लिए सोचा हो, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा सोचता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छा करे, बहुत आगे जाए और भारत का जो भविष्य है वो सही हाथों पर रहे। तो ये इस तरह की जी, बात है, तो क्या मन में विचार आया कि नहीं, मुझे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म को तैयार करना है? वो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों से आप साझा करें। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए विच रेज्ड मी टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ कंपनी और सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने 2014-15 में मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी स्टूडेंट के साथ। तो लिटरली मुझे ऐसे स्टूडेंट्स, इस तरह के पेरेंट्स मिले, दोज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर टोटली ब्लैंक। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने 11th के बाद मेडिकल या नॉन मेडिकल क्यों लिया, उन्होंने कॉमर्स क्यों लिया, उन्हें आर्ट्स कैसे मिल गया, और अगर वो 12th के बाद इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई सॉलिड रीजन, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं था। उन्होंने किसी से सुन लिया कि आपको बीसीए करना चाहिए तो आप बीसीए कर लो, उन्होंने किसी से सुन लिया कि आपको एमबीबीएस करना चाहिए तो आप एमबीबीएस कर लो, उन्होंने किसी से सुन लिया कि आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए करना चाहिए तो बीए कर लो। उनका अपना कोई रिसर्च, अपना कोई एनालिसिस नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा आई शुड से अकाउंटेंसी में है और वो स्टूडेंट को ऑप्ट किया जा रहा है कि आप बीए कर लो, तो वो बीए के साथ और अपने करियर के साथ कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में है, उसको ऑप्ट कराया गया कि आप बीकॉम कर लो, तो बीकॉम और उसके सब्जेक्ट इंटरेस्ट के अंदर कोई भी मैचिंग नहीं है। लिटरली एट द एंड ऑफ 3 years or 4 years, he or she will find himself in a empty place. उसको लगेगा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैंने 12th में कुछ और पढ़ा था, मैंने ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ लिया, ना मुझे अब 12th का याद है, ना मुझे ग्रेजुएशन में बहुत कुछ अच्छा समझ में आया, ना मैंने किसी तरह की कोई टेक्निकल स्किल्स डेवलप की। तो इस तरह से मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को और स्पेशली उनके पेरेंट्स को गाइडेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है, मैंने जितना भी समझा है, जितना भी जाना है, मैं अगर इस फील्ड में हूं तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी के भी करियर के साथ किसी भी तरह की कोई गलती ना होने दूं, मेरी जिम्मेवारी बनती है। सो दैट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ करियर जानो। और मैंने कोशिश की कि उस प्लेटफॉर्म के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम इतना कर सकूं कि कोई भी अपने करियर को स्टार्ट, देखो 12th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द लाइफ, एंड नॉट ओनली लाइफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द करियर। अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टूडेंट लेता है। तो अगर ये डिसीजन बिना किसी रिसर्च, बिना किसी एनालिसिस के लिए हो गया, तो मेरा नहीं, मेरे देश का भविष्य भी खतरे में है। और मैं चाहता था कि देश के अंदर बेरोजगारी की जो समस्या है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है करियर अनअवेयरनेस। अगर मैं इस चीज में थोड़ी सी भागीदारी दे पाया तो मैं इस देश की तकदीर बदलने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और देखिए आपके लिए बहुत सारे संदेश आए हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी लिख रहे हैं, आप एक शानदार शख्सियत हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं, और आज का थैंक यू लाइव सो मच सर। कार्यक्रम बहुत सुपर है, ऐसा लिखा है मनोज जी ने।
और बहुत बढ़िया जानकारी मिली, धन्यवाद दिखा है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और भी बहुत जी सारे जी महकमे उन्होंने संभाले हैं। तो हमारे पास सारे शिक्षाविद मौजूद हैं इस वक्त और सब बड़े-बड़े अपने-अपने क्षेत्र में बड़े-बड़े लेवल पे हैं और रहे हैं। और हमारे सागर भाई साहब बहुत अच्छे गज़लकार हैं, बड़ी मधुर आवाज़ है इनकी। और हमारे जी साथ जी रितंभरा सिंह जी भी जुड़ गई हैं। रितंभरा जी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उषा मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और सभी आपके काम को सराह रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि आप बहुत शानदार अभिव्यक्ति लिखा है डॉक्टर तनेजा ने। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है सर कि ऐसे समय में जब हम बहुत ज़्यादा डगमगाए हुए होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, उस समय अगर आप जैसे कोई मेंटर हमको मिलता है, तो हमको वो जी दिशा मिलती है, हमारे बच्चों को वो दिशा मिलती है, जिससे उनका करियर वाक़ई एक अलग दिशा में जाए, जिससे उनका भविष्य बने। तो मुझे लगता है आज का कार्यक्रम वाक़ई बहुत अच्छा है और बहुत लोगों को इससे लाभ मिलेगा, बहुत सारे दर्शक जुड़ेंगे और आज ख़ास बात ये है कि आज 31 तारीख है और सब अब पार्टी-शार्टी कर रहे होंगे क्योंकि अ, नया साल आ रहा है 2026 उसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे इतने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, तो ये भी देखिए ये बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको इस तरह के कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, तो वो हमारे साथ बने हुए हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा शेयर होने वाला है और धीरे-धीरे और भी लोगों तक ये बात हमारी पहुँचेगी। तो मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि जब आप काउंसलिंग किया करते थे और जब आपने बच्चों को मिलना शुरू किया या बच्चे आपसे इंटरैक्ट हो पाए, तो उस समय बच्चों की जो मनस्थिति थी और माँ-बाप की जो मनस्थिति थी, वो किस प्रकार थी? क्या समझा आपने उनको कि वाक़ई ब्लैंक है या फिर वो कुछ और चाह रहे हैं, ज़िंदगी से या अपने करियर से, अपनी पढ़ाई से? क्या देखा आपने उस समय? मैम, दो तरह की सिचुएशंस मुझे मिली वहां पर। पहली सिचुएशन तो ये कि करियर अवेयरनेस टोटली ब्लैंक है। जहां तक उनको जो करियर अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आप किसी भी नॉर्मल स्कूल के या ठीक ठाक अच्छे स्कूल के किसी भी एक स्टूडेंट से आप ये पूछे कि आप 12th करने वाले हैं, 12th कंप्लीट होने वाली है आपकी, और आपके पास आप कितने कोर्सेज ऑप्शंस को जानते हैं, आपके पास 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज ऑप्शंस हैं। तो मैंने बड़े बड़े सेमिनार्स वेबिनार्स किए जहां पर 12th क्लास के 200 200 300 स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं और मैं उनसे पूछता था कि आप 300 स्टूडेंट मुझे एक बार मिलके बताओ, कि इकट्ठा करके बताओ कि आप 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। और बड़े बड़े स्कूल्स में, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ एनी स्कूल, बट आई लिटरली टेलिंग यू दैट आई आस्क्ड दैट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, that you are 300 students and collectively you tell me that how many courses are there after 12th। तो 300 स्टूडेंट मिलकर भी मुझे 13 या 14 या 15 से ज्यादा कोर्सेज नहीं बता पाते थे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। और लिटरली हमारे देश में 12th क्लास के बाद 151 से भी ज्यादा कोर्सेज ऑप्शंस हैं। और इसका मैं रीजन, इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताता हूं। वो ड्रॉबैक क्या है कि हमारे देश में भेड़ चाल की बहुत बड़ी आदत है। एक के पीछे दो, दो के पीछे चार, चार के पीछे आठ, आठ के पीछे 20, 20 के पीछे 100। जनरली आदत है कि अगर ये कोर्स चल रहा है तो सब इसके पीछे भाग पड़ेंगे, वो कोर्स चल रहा है तो सब उसके पीछे भाग पड़ेंगे, वो नया कोर्स शुरू हुआ तो सब उसके पीछे भाग पड़ेंगे। बिल्कुल, और अपने इससे दिमाग क्या का होता है, इस्तेमाल नहीं करते और उनको क्या चीज़ चाहिए, उसके ऊपर फ़ोकस नहीं है। उसके ऊपर उनको फोकस नहीं पता है, नहीं वो सिर्फ उनको पता नहीं है कि उन्हें चाहिए दूसरे क्या? को देखकर चलते हैं। और वो क्या होता है कि उन 12-13 कोर्सेज के अंदर भारत का लगभग 50 से 55 लाख स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है। और वो 55 लाख स्टूडेंट, आई शुड से नॉट 55 लाख, इट शुड बी अराउंड 70 लाख स्टूडेंट पर ईयर हु कंप्लीटेड 12th एंड टेक एडमिशन इन फर्स्ट ईयर ऑफ एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो 70 लाख बच्चा सिर्फ 13-14 कोर्सेज के अंदर ही डिवाइड हो जाता है। और उस 70 लाख बच्चे को कम से कम भी 100 कोर्सेज के अंदर अलग अलग तरीके से इक्वल तरीके से डिवाइड होना चाहिए था, ताकि इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे निपटारा मिले। और एक ही कोर्सेज के अंदर जब इतने सारे स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी।
किसी भी देश की सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही सेक्टर के अंदर 70 लाख स्टूडेंट्स को जॉब दे पाए, या 13 सेक्टर्स के अंदर 70 लाख स्टूडेंट्स को जॉब दे पाए। और होता क्या है, ये 70 लाख स्टूडेंट जैसे तैसे करके अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, और डिग्री कंप्लीट, चाहे उनका वो एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी नहीं है, फिर भी वो अपने पीर प्रेशर में, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए कोर्स कंप्लीट करते हैं, और फिर वो दूसरे सेक्टर्स में जाकर स्विच करते हैं और वहां फिर जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं। और होना ये चाहिए था कि उस स्टूडेंट को वही कोर्स करना चाहिए था और उसके हिसाब से उसी सेक्टर में जाना चाहिए था जिसको वो बाद में स्विच कर रहे हैं, जिसमें उनकी स्किल नहीं है बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं स्किल डेवलप करने की। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको करियर जानो से जुड़ने के बाद? मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे करियर जानो आप सर्च कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे वीडियोज हैं सर के, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर सर के बारे में कोई खास जानकारी आपको चाहिए तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 9958157108। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सर से आपकी मुलाकात भी करवा सकते हैं, बात भी करवा सकते हैं। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, जो बच्चों को पता नहीं है कि 13 सेक्टर के अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं, तो ऐसे बच्चे क्या आपके वेबसाइट पे या क्या आपके यूट्यूब वो जो आपका चैनल है करियर जानो, उसमें जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या किस तरह से आप उनको बिल्कुल मैम, I have given a beautiful platform, open access platform to all those students who want to make a good career and perfect career for themselves. मेरी सारी की सारी सर्विसेज, लगभग 90% सर्विसेज ऑन माय वेबसाइट आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो कम से कम 200 से ज्यादा करियर ऑप्शन, 200 से ज्यादा परफेक्ट करियर्स अपने लिए सर्च कर सकते हैं, अपने लिए देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ओपन एक्सेस रखा है इसको, कि वो आए और ये देखें कि सिर्फ इंजीनियरिंग के अलावा ये भी है, आर्किटेक्चर के अलावा ये भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा ये भी है, एमबीबीएस के अलावा ये भी है। बहुत सारे करियर, ऐसे ऐसे जॉब प्रोफाइल, ऐसे ऐसे डेजिग्नेशन मैंने वहां दिए हैं जो जनरली स्टूडेंट ने सुने भी नहीं हुए, और वो उनको वहां देख सकता है कैसे उस डेजिग्नेशन तक, उस करियर तक, उस प्रोफाइल तक पहुंच सकता है। उसका पूरा का पूरा रोड मैप भी मैंने बहुत ब्रीफ में दिया। अगर वो ब्रीफ में देखना चाहे तो ब्रीफ में देखे, अगर वो डिस्क्रिप्शन में देखना चाहे, डिटेल में देखना चाहे, तो वो डिटेल में भी देख सकता है। इससे उसका बहुत सारा समय ऐसा बच जाएगा जो वो गूगल पर या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर वेस्ट करने वाला है। उस जो काम उसको 2 घंटे करने में लगेंगे, मेरी वेबसाइट पे वो काम 2 सेकंड के अंदर हो सकता है। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे उसको, मेरी वेबसाइट से कर सकता है। मैं चाहूंगी माता पिता जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो यूथ अभी हमारा प्रोग्राम देखेंगे, आगे भी जो कुछ बच्चे जुड़े हुए होंगे, वो जरूर करियर जानो पर जाएं और आपके भविष्य के लिए जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको वहां मिलेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैम, आप अगर कोशिश करें, आप अगर चाहें तो मेरे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट के लिंक है दैट आई ऑलरेडी शेयर विद यू, आप इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से कैप्शन में डालकर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट विल बी इजी फॉर देम। हम चाहेंगे कि बच्चों का भला हो, क्योंकि जो यूथ है वो हमारे भारत का भविष्य है, तो हम जरूर चाहेंगे ऐसा। आप जरूर हमें भेजें और हम इसको आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि करियर के बारे में बहुत बातें हो गई और आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत बातें हो गई। अब हम थोड़ा आपके बचपन की तरफ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की जो यात्रा है उस यात्रा को हम किरदार जिंदगी में लेकर आते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसे थे, नटखट थे, शांत थे, दोस्त आपके कैसे थे, क्या आपके दोस्त अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं बचपन के? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे जी। मैं बिल्कुल भी नटखट नहीं था। मैं फैमिली के बीच में रहने वाला ममा बॉय था। मैं अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला, उनके घर के काम में, चाहे वो कपड़े धुलवाना हो, चाहे वो बर्तन साफ करना हो, चाहे वो सफाई करने वाला हो। मैं जनरली उस तरह का स्टूडेंट था, घर में रहने वाला। हाँ जी, क्या कहा मैम आपने? अपने बेटे को जरूर दिखाऊंगी। जी 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 ममा जी बॉय बनना है। जी जी जी। तो मैं बहुत पैम्पर्ड नहीं था, बहुत ज्यादा मुझे किसी भी तरह की पैम्पर्डनेस फैमिली से नहीं मिली, और मैं घर की सेवा करने में, घर के काम करने में, घर की मेंटेनेंस करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। और बहुत ज्यादा मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, बट मैं पढ़ाई में भी एवरेज ही था, और सब यही सोचते थे
कि ये तो बड़ा होके कुछ ज्यादा कुछ करने नहीं वाला, ये एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज ही इसकी लाइफ रहेगी, एवरेज ही करियर रहेगा। और इसी तरह से मेरी लाइफ बढ़ी। मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, स्पेशली मेरे फादर को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, he was quite good at academics and he was amongst the topper students of his class ever in the school life and college life. तो उसके साथ मेरा हमेशा कंपैरिजन होता था कि बड़े वाले ने तो ये कर लिया, बेटा तू क्या करेगा, तेरे तो मार्क्स भी कम है, तेरी तो परसेंटेज भी कम है, तू ज्यादा अच्छा बोल भी नहीं पाता है, तू अच्छा प्रेजेंट भी नहीं कर पाता। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैंडल्ड इनटू माय स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। But I'm very much thankful to that platform, which I opted in the second year of my engineering. और वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला एंड आई डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी टेक्निकल स्किल्स तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत अच्छे से काम किया। तो और आपके उसी की वजह से मम्मी पापा अब क्या बोलते हैं आपके बारे में? दे बेटा आर तुझे कंप्लीट कर मोर दिया देन है? दे नॉट ओनली माई मम्मी पापा, होल फैमिली, माई पैटर्नल फैमिली, माई मैटरनल फैमिली, जो लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे, जो मुझे डिस्करेज करते थे, जो मुझे कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो मुझे डिग्रेड करते थे, आज उन लोगों के कमेंट्स मेरी वीडियोस पर, मेरे सोशल पोस्ट पर रेगुलर आते हैं। एंड वेन एवर आपके दे लिए मेट मी, सर आपके कोई लिए एक फैमिली प्रश्न है। फंक्शन होता है। सर आपके लिए एक एक मिनट प्रश्न है। में जस्ट, जी 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 बताएं। हाँ। आपके लिए एक प्रश्न है। जियाउर रहमान जाफरी जी हैं, जो बहुत अच्छे गजलकार भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार में। इन्होंने लिखा है कि देहात यानी कि जो छोटे तबके का शहर है, वहां पर वहां के जो जिनके पास पैसे भी ना हो और जिनके पास साधन भी ना हो, वो किस तरह से, कौन सा ऐसा आसान रास्ता है करियर चुनने का, आप अपने हिसाब से क्या उनको सजेस्ट कर सकते हैं? Zia, Mr. Zia Rahman, I'm very much thankful that you raised this question, and this question is really relevant in the industry, क्योंकि जो गरीब तबके से लोग आते हैं उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उनके पास साधनों की कमी होती है। So I am totally open to all kind of family. मैं कहता हूं कि मेरे मेरे जो द्वार हैं वो सबके लिए खुले हैं, मैं सबको खुली बाहों के साथ स्वागत करता हूं। और किसी भी स्टूडेंट को या उसके पेरेंट को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह की करियर अवेयरनेस चाहिए, सो आई कैन प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी जो सर्विसेज हैं, दो सर्विसेज आर नॉट बाउंडेड विद द मनी, तो दो सर्विसेज आर नॉट बाउंडेड विद द कमर्शियल टर्म्स। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो मुझसे बात करने में उसको कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरा पर्सनल नंबर, मैम अगर आप इन लोगों के साथ शेयर करना चाहें, सो आई एम टोटली रेडी फॉर दैट। और हम एक म्यूचुअल टाइम डिस्कस करके इन सभी बातों को कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे करियर जानो और एक स्टूडेंट या पेरेंट के बीच में पैसा कभी भी बाधा नहीं हो सकता। सर उनका प्रश्न ये भी है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ आप वैसा कोई कोर्स बता सकते हैं जिनसे उनको लाभ मिले, वैसे स्टूडेंट को जिनके पास पैसे ना हो या जिनके पास कुछ दिक्कत है साधन की? मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि वो अपना एकेडमिक्स अच्छा रखे। अगर उनका एकेडमिक्स अच्छा है, उनकी 12th की परसेंटेज अच्छी है, उनकी 10th क्लास की परसेंटेज अच्छी है, तो इंडिया में 70% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बिना पैसे के आज एक अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाना चाहती है। आज हर कोई कॉलेज, हर कोई यूनिवर्सिटी चाहता है कि उनके कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ें। दो स्टूडेंट्स हु आर गुड एट एकेडमिक्स बट दे आर दे आर नॉट गुड एट मनी, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है बट उनके पास परसेंटेज अच्छी है। पहली नसीहत ये है। और दूसरी नसीहत ये है कि अगर उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है और उनका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, तो उनको एटलीस्ट 12th तो करनी चाहिए। और 12th के बाद कुछ इस तरह के स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज कर लेने चाहिए जिनके बेसिस पर आसानी से जॉब मार्केट में मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग। आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं। आजकल वीडियो एडिटर्स को कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक पर मंथ अच्छा इंसेंटिव, अच्छी सैलरी मिल सकती है अगर वो वीडियो एडिटिंग में ठीक ठाक हैं तो। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी 20,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट काइंड ऑफ एनी सर्टिफिकेशन। बस दे मस्ट इनकलकेट देयर सेल्फ विद गुड graphic designing skills.
इसके अलावा एआई टूल यूज करने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो एआई टूल्स को यूज करके कंटेंट की जनरेशन करते हैं। तो एआई टूल्स को सीखने के लिए किसी भी डिग्री, किसी भी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए भी आप कोई छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, 10 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, और उस कोर्स को करने के बाद, उस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप एआई कंटेंट जनरेटर बन सकते हैं। सो इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है, बट दीज आर सम ऑफ द फ्यू ऑप्शंस व्हिच आर ट्रेंड इन नाउ डेज इन द कंट्री। बिल्कुल, जी। मुझे लगता है जाफ़री साहब को आपके उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और रितंबरा सिंह जी आपकी बात सुनकर कहती हैं कि उनके बच्चे भी, उनका जो बेटा है, वो अपनी मम्मी की बहुत, मतलब उनकी बहुत मदद करता है। तो वो अच्छा है, इस तरह से एक-दूसरे की भावनाएँ हम तक पहुँच रही हैं। और संगीता पाहूजा जी ये डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ संगीता जी। और हमने आपका नंबर शेयर कर दिया है, जिन्हें भी थैंक डॉक्टर यू सो साहब मच मैम, थैंक यू। की मदद चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वो लोग हैं जो हमारे किरदार ज़िंदगी को पसंद करते हैं, क्योंकि आज के दिन जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी आपसे प्यार है और आपको भी हमसे प्यार है। तो डॉक्टर साहब, इतने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब हम इस वीडियो को और भी शेयर करेंगे तो बहुत सारे यूथ के पास भी ये वीडियो जाएगा, पर जो माता-पिता हैं उनके पास भी, तो सबको लाभ मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा जी। लग रहा है आपसे बात करके। हमारा समय थोड़ा-सा कम बचा है और जिस तरह से आपने अपना बचपन शेयर किया, और जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस बच्चे को आप हमेशा ये कहते हो ये एवरेज है, ये कुछ नहीं करेगा, वही इतिहास बनाता है। ये जी। मेरा भी एक्सपीरियंस है और मेरा मन कहता है कि जिस बच्चे को परिवार में भी बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, कहते हैं ना कि बलून को ज़्यादा दबाओ या बॉल को, तो वो बहुत तेज़ी से उछलता ऊपर है, तक जंप करती है, ऊपर तक जंप ऊपर करती तक है। जंप करता स्प्रिंग है। तो वो स्प्रिंग का एग्जांपल होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप हाँ, ज्यादा तो दबाओगे तो स्प्रिंग बिल्कुल प्रेशर के साथ बाहर आएगा वो। तो आप ज़्यादा प्रेशर से कहोगे नहीं, नहीं डाउन, इसको कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं कर सकता, वही कमाल करता है, मुझे लगता है। और जिस तरह से आपने अपने बारे में हमें बताया, तो आपने भी कमाल किया है। और सर, मैं हमारे साथ मोहम्मद इशाक खान साहब जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और नववर्ष की शुभकामनाएँ दे रहे हैं। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नववर्ष में हमारी कोशिश है कि हम अच्छा करें, लोगों का भला कर सकें, अगर नहीं तो कम से कम बुराई ना करें। तो ये एक सीख है नववर्ष के लिए। और सब खुश रहें, सब आबाद रहें अपने-अपने घरों में और सुरक्षित रहें। दिल्ली में अगर हैं, तो थोड़ा घर से कम निकलें, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है दिल्ली में। तो इस तरह से हम नए वर्ष का स्वागत करते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बात मैं और जानना चाहती हूँ कि बच्चे जो आजकल बहुत ट्रेंड है रील्स का, चूँकि आप कोच हो, तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपसे ज़रूर मुझे करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर गेम्स, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का एक क्रेज़ है। और मुझे लगता है कि बच्चे अपने जो जो लक्ष्य उन्होंने अपने लिए रखा है, उससे भटक ना जाएँ। तो ये सोशल मीडिया से अगर बच्चों को हम, बहुत मुश्किल है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि हम कैसे दूर करें, कैसे दूर रखें? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे बच्चे तो चलो ठीक है। मेरी बेटी 5वीं में पढ़ती है, मेरा बेटा 10th में है और मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो इंटरनेट पे भी जाते हैं, वो रील्स भी जी। देखते हैं। तो एक माँ होने के नाते मेरे मन में भी एक शंका रहती है कि किस तरह से हम बुराइयों से अपने बच्चों को दूर रखें। तो एज़ अ मेंटर, एज़ अ कोच, आप क्या कहेंगे? मैम, आपने बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन रेज किया और मैं चाह भी रहा था कि आप इस बात को जरूर छेड़ें। और देखिए, एक बच्चा कोई 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है, 5th में है, 10th में है, 12th में या कॉलेज में क्यों नहीं है, उसको अपने अच्छे और अपने बुरे के बारे में अभी ठीक ज्ञान नहीं है। जो उसको नॉलेज होनी चाहिए, जो उसको परसेप्शन होनी चाहिए, जो उसको पता होना चाहिए, वो लगभग उसको अभी नहीं पता। उसको लगता है कि मुझे 15 मिनट के अंदर मैंने 150 से ज्यादा रील देख ली है और मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग फील हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है।
तो उसके लिए वो ठीक है, क्योंकि उसको वो एंजॉय कर रहा है। बट इन एक्चुअल वो गलत है, वो हम जानते हैं, उसके पेरेंट्स जानते हैं, उसके गार्जियन जानते हैं, उसके बड़े जानते हैं। मैं और इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पेरेंट्स की आती है, क्योंकि बच्चा तो नादान है, उसको अपने गलत या अपने ठीक के बारे में, अपने अच्छे और ये बुरे के बारे में नहीं पता। और इस चीज को बढ़ावा देने में, उनके हाथ में मोबाइल पहुंचाने में, बार बार स्क्रोलिंग कराने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो पेरेंट्स का है। और वो योगदान स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, आज के टाइम देना नहीं चाहते अपने बिल्कुल, बच्चे मैं को सहमत कि वो बच्चा रो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, थोड़ी देर वो रील देख लेगा, थोड़ी देर वो वीडियो देख लेगा, तो वो हमारा टाइम बच जाएगा और हम अपना काम कर पाएंगे। और काम भी क्या, हमें भी क्या करना है, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करनी है, हमें भी बैठ के रील देखनी है, हमें भी मजा आता है उसमें। और हम चाहते हैं कि हमारा वो मजा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम अपने बच्चे के हाथ में भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि आप ये काम करो, हम भी करेंगे, आप हमें डिस्टर्ब मत करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाह रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने इसके लिए एक टर्म इजाद की है, एक टर्म मैं बोलता हूं डिजिटल ड्रग। जैसे एक ड्रग की एडिक्शन हो जाती है किसी भी इंसान को, कि उसको थोड़ा सा ड्रग दे दिया जाए तो उसके अंदर इस तरह के हार्मोन जनरेट होते हैं कि उसको वो ड्रग की रिक्वायरमेंट बार बार फील होती है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा सब्सटेंस लिया था, थोड़ा सा एलिमेंट लिया था, और उसके बाद मेरे माइंड को बड़ा रिलैक्स मिला था। आई नीड दैट नीड सब्सटेंस अगेन। मुझे वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस दोबारा चाहिए। उसकी एडिक्शन लगने लग जाती है और धीरे धीरे लगने लग जाता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। मुझे खाने को मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मुझे पानी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, बट मुझे वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट चाहिए। जिस तरह से एक ड्रग की आदत पड़ती है, उसी तरह से अब हमारी फैमिली में उस ड्रग ने मोबाइल की जगह ले ली, मोबाइल ने वो जगह ले लिया, सोशल मीडिया ने वो जगह ले लिया, रील्स ने वो जगह ले लिया, स्क्रॉलिंग ने वो जगह ले लिया। मैं लिटरली आपको बताता हूं, जिस तरह से एक केमिकल ड्रग को लेने के बाद हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम है डोपामाइन या डोपलाइन, कुछ इस तरह से बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं है। सेम एलिमेंट, सेम केमिकल रिलीज्ड when one student or any person scroll the reel at least for 15 minutes। 15 मिनट की स्क्रॉलिंग के बाद भी माइंड से वही केमिकल रिलीज होता है, वही हार्मोन रिलीज होता है, वही डेवलप होता है। जब वो स्क्रॉलिंग करता है, उसको मजा आने लग जाता है। बार बार छोटी छोटी वीडियो को, छोटी छोटी क्लिप्स को देखने के बाद जो एंटरटेनमेंट फील होता है, उस एंटरटेनमेंट की लत हमें लगती है। एंड आई कॉल इट डिजिटल ड्रग, सर। नॉट कैसे केमिकल ड्रग, बचें? इट इज अ सर डिजिटल बचें ड्रग। कैसे? बचने का सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स ने अभी क्या किया हुआ है, सब बच्चों के हाथ में अलग अलग मोबाइल दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इसको रोकना होगा कि किसी भी तरीके से उन मोबाइल से दूर रखें कि मोबाइल है, दैट इज एनफ। बट आपको अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दे। आप इस चीज को समझिए। चीज सभी पेरेंट्स ने सुविधाओं के नाम पर अपने अपने घर के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए हुए हैं। उस डॉक्टर डॉक्टर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वजह से डॉक्टर पाहुजा ने लिख के भेजा है डोपामाइन, जिसकी बात आप कर रहे थे, जो डोपामाइन, केमिकल डोपामाइन, यस, रिलीज होता है। डोपामाइन, जी 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 हाँ जी, जी, बताएं बताएं सर। डोपामाइन। तो अब मैं जिस तरह से आपको बताता हूं कि किसी ड्रग को देने के लिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, किसी ड्रग को देने के लिए किसी ना किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइदर इट शुड बी अ इंजेक्शन, और इट शुड बी अ पेपर, और इट शुड बी अ पाइप। किसी भी तरीके से वो ड्रग हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। ऐसे ही डिजिटल ड्रग को इनहेल करने के लिए घर घर में हर पेरेंट्स ने, हर माँ ने, हर बाप ने अपने घर के अंदर ब्रॉडबैंड लगवाए हुए हैं। और उस ब्रॉडबैंड की वजह से अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड स्पीड हमारे बच्चों को मिलती है। और वो 1 घंटे के अंदर 150 से भी ज्यादा वीडियो देख लेते हैं। 150 तो मैंने बहुत कम बोला है, 200, 200, 300 वीडियोस वो देख लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है हमारे फैमिली। बड़ा जो रिसोर्स प्रोवाइडर है, दैट इज स्टूडेंट, फैमिली, पेरेंट्स। पेरेंट्स सुविधाओं के नाम पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं। अगर सपोज करो
सुविधाओं के नाम पर ब्रॉडबैंड की जगह एक लिमिटेड बैंडविड्थ दी होती या लिमिटेड डेटा दिया होता, तो इतना लिमिटेड डेटा मिलने के बाद मैं मानता हूं मोबाइल देना जरूरी है, बिना मोबाइल के काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर 200 जीबी की जगह सिर्फ 2 जीबी डेटा ही मिला होता बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को या बच्चे को, तो वो 200 वीडियो देखने की जगह सिर्फ 2, 4 या 10 वीडियो ही देख पाता। ये रिसोर्सेज हमने दिए हैं सुविधाओं के नाम पर। हम कह रहे हैं उसको कि डिजिटल ड्रग सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हम आपके लिए ब्रॉडबैंड लेकर आ रहे हैं, आप जितना ले सकते हो उसको कंज्यूम करें। एंड लिटरली दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन लीड्स टू अ डिजीज जिसका नाम मैं आज मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में साइंटिस्ट ने उसको एक नाम दिया है, दैट इज माइंड रोटिंग। माइंड रोटिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्रेन रोटिंग, ब्रेन के साथ खिलवाड़ करना। इसको एक स्लैंग लैंग्वेज में बोला जाता है, एक मजाक की फॉर्म में बोला जाता है, ब्रेन रोटिंग। तो उस रोटिंग से बेसिकली क्या होता है कि आपकी सीखने की क्षमता कम होती है। मैं बताना चाहती हूँ डॉक्टर बंसल, ब्रेन रोटिंग पे हमने परिचर्चा रखी थी कुछ समय पहले, तो वो परिचर्चा भी बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि हम हमेशा समसामयिक विषय पर बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया। और बिल्कुल देखिए, इशफाक खान साहब भी लिख रहे हैं कि ये ऑनलाइन जो एजुकेशन शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, उसकी वजह से भी मोबाइल की आदत पड़ गई बच्चों की, क्योंकि हम मजबूर थे मोबाइल देने के लिए। लेकिन मैं अगर इस मंच पे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि हमने अपने बच्चों को पर्सनल मोबाइल नहीं दिया है। हमारे मोबाइल से हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे, हमारे मोबाइल से आज भी उनको जरूरत होती है तो पढ़ते हैं, उतना ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरत है। तो ये हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और हम चाहेंगे कि परिवार के जितने भी माता पिता हैं सब इस तरह की ही जिम्मेदारी निभाएं कि पर्सनल मोबाइल मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में देना चाहिए, जो 5वीं में बच्चा पढ़ता है, जो 6ठी में बच्चा पढ़ता है, क्योंकि उससे वाकई सही गलत की कोई पहचान नहीं है। जी। और इस मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इस ब्रेन रॉटिंग की वजह से स्टूडेंट क्रिएटिविटी से दूर होता जा रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग से दूर होता जा रहा है, वो इमेजिनेशन से दूर होता जा रहा है। उसको एक आदत लग चुकी है, अगर मुझे 15-20 मिनट के लिए क्विक एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लाचार हूं, मैं बेकार हूं। उसको जब तक वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा वो किसी और चीज में शायद इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। और ये 15-20 सेकंड का 15-20 मिनट का डिजिटल ड्रग लेने के बाद वो किसी लायक नहीं रहता। उसकी क्रिएटिविटी, उसकी थिंकिंग पावर, उसकी एबिलिटीज, उसकी स्किल्स, एवरीथिंग गेट्स ऑन द डीपर डाउन लेवल, सब कुछ डाउन हो जाता है उसका। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, धीरे धीरे वो अपनी फैमिली से भी दूर होता जा रहा है। उसको लगता है कि उसका जो बिल्कुल, उसको लगता है कि उसका जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसको जो देख रहे हैं वर्चुअली, वही उसकी एक्चुअल दुनिया है, वही उसकी एक्चुअल रिलेटिव है। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब वो किसी मुसीबत में होगा तो वो फॉलोअर्स, वो सब्सक्राइबर, वो व्यूअर्स उसको कभी भी सपोर्ट करने नहीं आने वाले हैं। उसको जो सपोर्ट करेंगे वो उसकी फैमिली और रियल रिलेटिव्स ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई प्यार करता है तो वो आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, और कोई आपको इतना प्यार नहीं कर सकता। अनकंडीशनल लव आपको कोई नहीं कर सकता है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, किस तरह से अपने साथ एक भावनात्मक लगाव दे रहे हैं, क्योंकि यही लगाव बच्चों को आपके साथ हमेशा कनेक्ट करके रखेगा। और हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, जो हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन आज लगता है ये भी पार्टी कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर से आई है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर साहब, थोड़ा अलग हटके कुछ प्रश्न, क्योंकि अब हमारे पास समय वाकई नहीं है, क्योंकि हमारा समय बहुत हो चुका है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, इसलिए मैंने इसको रोका भी नहीं। 1 घंटे से ऊपर का कार्यक्रम हमारा हो गया। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने करियर जानो शुरू किया, आप शिक्षा से 17 वर्षों से 18 वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे बच्चों का उद्धार किया, बहुत सारे माता पिता को एक गाइडलाइन दी, एक सही दिशा दी है। तो क्या आपकी मंजिल मिल गई, या कुछ और लाइफ में सोचा है आपने कि कुछ और जगह जाना है, या एक मंजिल की तलाश है? क्या सोचा है आपने भविष्य के लिए? नहीं, मैम, अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी तक सिर्फ मैं 40,000 स्टूडेंट्स तक ही पहुंच पाया हूँ, और हर साल इस देश में लगभग 90 लाख स्टूडेंट ऐसा है
जो 12th कंप्लीट करता है अलग अलग स्टेट और सेंट्रल बोर्ड से। तो मेरा उद्देश्य है कि उन मासेस तक पहुंचना, कि उन 90 लाख स्टूडेंट तक हर साल, जो अलग अलग 90 लाख स्टूडेंट हर साल नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं, उन तक एटलीस्ट मेरी बात पहुंच जाए कि अपने करियर का सिलेक्शन, अपने कोर्स का सिलेक्शन, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपने कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही करना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो टीयर 1 सिटीज में नहीं है मैम। दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए बताऊं, आई वेंट टू पटना फ्रॉम 7 to 9 दिसंबर, और मेरे कुछ 7-8 स्कूल्स के अंदर सेमिनार शेड्यूल थे। और वहां जाकर मैंने देखा बिहार में, स्पेशली पटना में, पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार, पटना में स्टूडेंट्स और टीचर्स कोई अवेयरनेस नहीं है। मतलब जो अवेयरनेस दिल्ली एनसीआर के अंदर है, वी आर लकी एनफ दैट वी हैव सेवरल काइंड ऑफ अवेयरनेस इन दिल्ली एनसीआर। हम मेट्रो सिटी के अंदर बैठे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर बैठे हैं, बट पटना जैसी सिटीज के अंदर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस का जो लेवल है दैट इज समवट लो। तो मैं चाहता हूं कि बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, जो राज्य थोड़े से पिछड़े हुए हैं हमसे, उन राज्यों में हर साल लाखों स्टूडेंट 10th के बाद 11th में एडमिशन लेते हैं और 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो उनके करियर का डिसीजन, उनके कोर्स का डिसीजन, उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन का डिसीजन वो कैजुअली नहीं होना चाहिए, वो पूरी रिसर्च और पूरी एनालिसिस के हिसाब से होना चाहिए। तो दिस इज माय टारगेट। जिस दिन मैं ये कर पाया उस दिन मैं सोचूंगा कि आपकी, मेरी और हम सब की मेहनत वो कामयाब होगी। बिल्कुल सर, हाँ, ज़रूर कामयाब होगी। आप इतनी शिद्दत से, इतने लगन से काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनका उद्धार होगा। सर, चलते-चलते क्या जी, कहना चाहेंगे आप? चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा पेरेंट्स को सबसे पहले, कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप रात को अपने घर में सोने जरूर आते हैं, खाना खाने जरूर आते हैं और उसके बाद सोते भी हैं। आप अगर 9 बजे भी घर में आ रहे हैं तो 9 बजे आकर अपने मोबाइल को, अपने स्पाउस के मोबाइल के, अपने बच्चे के मोबाइल को एक ऐसी जगह रख दें जहां आप सिर्फ 4-5 लोग बैठे हों और मोबाइल की घंटी, उसकी रिंग आपको ना सुनाई दे। और दैट एरिया शुड बी कॉल्ड एज नो मोबाइल जोन। आई रिपीट, नो मोबाइल जोन। 9 से 10 केवल 1 घंटा अपनी पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को दीजिए। आपके बच्चों ने पूरे दिन क्या किया आप उनसे पूछें। शुरू शुरू में आपके बच्चों की तरफ से आपको रिलक्टेंस मिलेगी, पापा आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, मम्मा आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमने कल बताया तो था, ऐसा था वैसा था। बट लिटरली एट ग्रेजुअली यू विल सी द चेंज इन योर वर्ड्स। आप अपने बच्चों के अंदर चेंज देखेंगे कि आपकी बातों में, आपको उनकी बातों में, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो रहे हैं। आपकी स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं। तो बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि एटलीस्ट 1 घंटा रात को सोने से पहले एक नो मोबाइल जोन बनाएं, जहां पर मोबाइल अलाउड नहीं है, सिर्फ आप और आपकी फैमिली हो और आप आपस में बात करें। टीवी भी अलाउड ना हो, सिर्फ आप बातें करें, एंजॉय करें, और लिटरली आपको चैन की नींद आएगी, सुकून आएगा। आप बड़ी खुशी के साथ सुबह उठेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और फिर रात को दोबारा नो मोबाइल जोन, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटा आपने अपनी फैमिली को दे। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, आजकल मैं स्टूडेंट्स में देखता हूं कि अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को, अपने गार्जियंस को वो रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑनर नहीं करते। So my dear students, it's my humble request to you, it's a suggestion to you, that start honoring and respecting your elders, your guardians, your parents, your grandparents. जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, अपने गार्जियंस की, अपने बड़े भाई बहन के रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, उस दिन आपने सीखना बंद कर दिया। आपकी लर्निंग उसी दिन से स्टॉप हो गया है। आप उसी दिन से अशिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख पाए। जिस दिन आपने उनके रिस्पेक्ट, उनका सम्मान बंद कर दिया, उस दिन से आपकी लर्निंग बंद हो गई है और आप एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू यू, बहुत ऑल ऑफ सुंदर ऑल सलाह टू यू। आपने
जी, डॉक्टर मोहित बंसल को अभी हम सुन रहे हैं और ये करियर जानू के फाउंडर भी हैं और बहुत अच्छे कोच हैं। आप सब ने सुना इनको और आप सब फॉलो भी कर सकते हैं। इनसे और भी जानकारी यदि चाहिए तो मैंने इनका नंबर शेयर कर दिया है। आप ज़रूर इनसे संपर्क करें, जिनके घर में भी बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि कुछ बेहतर लाइफ हो सके। और डॉक्टर साहब, मैं पूरी टीम की ओर से आपका बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना समय दिया और इतनी सारी जानकारी शेयर की हमसे। हम सब माता-पिता हैं और हम सबको कहीं न कहीं इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त होगा, तो बहुत-बहुत हम धन्यवाद आपको देते हैं, बहुत आभारी हैं। Thank you so much, man. Thank you so much for inviting me on the show, and thank you so much for the honor. My best wishes to you and your team that you are great work for, और मेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ाने में आपका खास योगदान रहा। और मैं चाहूंगा कि हम मिलकर जुड़कर आगे इसी तरह से सोसाइटी को सर्व करते रहें बिना किसी लालच के। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये हम आपका बड़कपन है और हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े रहें, जिनका समाज से जुड़ा हुआ एक काम है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं और तमाम दर्शकों को आंगल नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और एक खास बात आप सबसे साझा करना चाहती हूँ कि 2 जनवरी 2026 को रात 8 बजे एक कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है और हम 2 पार्ट में इस कार्यक्रम को लेकर आएँगे और 6-6 राशियों के बारे में, शुरू के 6 राशि, उसके बाद क्योंकि 12 राशि होती है, तो अगर ज्योतिष में आपकी रुचि है या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, राशि के अनुसार, तो हमारे साथ 2 तारीख को रात 8 बजे ज़रूर जुड़ें। और परिचर्चा तो हम लेकर आते ही हैं तमाम दर्शकों से। बताना चाहती हूँ कि हमारा पेज है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप ज़रूर फ़ॉलो करें और लाइक भी करें। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर के मार्गदर्शन में उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। पुनः 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगली बार फिर नए किरदार के साथ नए वर्ष में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।